हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियोस में हम देखेंगे न्यायाधीशों पर महाभियोग का मामला, इम्पीचमेंट अगेंस्ट जजेस। दोस्तों, ये टॉपिक भी बीपीएससी पीटी 71वीं के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में एक न्यूज काफी चर्चा में रहा। वो न्यूज था जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला। ये जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, लेकिन एक मामले में कैश कांड मामला इसको कहा जाता है, जिसमें कि इसके घर में जले हुए नोटों की बंडल पाए गए। इस घटना के बाद इनके विरुद्ध महाभियोग की बात होने लगी। महाभियोग के लिए लोकसभा में 152 सांसदों ने और राज्यसभा में 54 सदस्यों ने अपने अध्यक्ष और सभापति को नोटिस दिया कि महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। अब हम देखते हैं कि महाभियोग क्या होता है और हमारे संविधान में महाभियोग का क्या व्यवस्था किया गया है। दोस्तों, महाभियोग का मतलब होता है कि किसी सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस, उनको हटाने का एक प्रक्रिया है जिसको कि महाभियोग कहा जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है। यदि उनके विरुद्ध कोई मिसकंडक्ट का आरोप लगा हो या फिर उनके विरुद्ध कोई इनकैपेबिलिटी का, पद के दुरुपयोग का आरोप लगा हो, तो इसके तहत उसके आरोपों को जांच की जाती है और उसको पद से हटाया जाता है। अब भारतीय संविधान में इनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस आर्टिकल 124(4) और 218 में दिया गया है। आर्टिकल 124 के 4 और 218 में महाभियोग की व्यवस्था की गई है। हालांकि संविधान में कहीं भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इनके हटाने की जो व्यवस्था की गई है वो इन्हीं दोनों आर्टिकल में की गई है। हम बताना चाहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया एक ही है, जिसको आगे हम समझेंगे। इस महाभियोग की प्रक्रिया को स्टेप वाइज डिटेल में डिस्कस किया गया है। जो बताया गया है वो है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में महाभियोग की प्रक्रिया का पूरा विवरण दिया गया है कि कैसे इसको हटाया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 124(4) क्या कहता है। इसके तहत यह प्रोविजन किया गया है कि किसी भी न्यायाधीश को उनके पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। उसका आधार क्या होगा? उसका आधार होगा वही जो मैंने बताया कि मिसकंडक्ट या इनकैपेबिलिटी या फिर अपने पद का दुरुपयोग करना। तो इन सब आधार पर प्रेसिडेंट हटा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट तभी किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है जबकि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में एक ही सत्र के दौरान विशेष बहुमत से ये महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाए। महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। अब यहाँ पर दो टर्म मैंने यूज किया, एक तो एक ही सत्र और दूसरा मैंने टर्म यूज किया विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत। एक ही सत्र का मतलब यह है कि अगर मॉनसून सत्र में लोकसभा में किसी महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है और उसी मॉनसून सत्र में यदि राज्यसभा के द्वारा अगर उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाता है तो वो महाभियोग का प्रस्ताव गिर जाता है, मतलब वो उस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव खत्म हो जाता है, पारित नहीं माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर राज्यसभा ने मॉनसून सत्र में पारित कर दिया या किसी भी दूसरे सत्र में और लोकसभा ने भी ठीक उसी सत्र में पारित नहीं किया उस समय, तो वो भी। तो दोस्तों, इसमें मैं बता रहा था कि इसको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। इस महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। अब महाभियोग की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को स्टेप वाइज जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी भी जजेस के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यहां मैं बता देना चाहता हूं कि महाभियोग का प्रस्ताव
लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन अगर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें 100 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए, और राज्यसभा में अगर प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें 50 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ये एक तरह से एक नोटिस है जो कि लोकसभा में अध्यक्ष को और राज्यसभा में सभापति को दी जाती है कि आप महाभियोग का प्रस्ताव चालू कीजिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस नोटिस को मिलने के बाद अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के मामले में वहां के सभापति के पास यह विवेक है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो महाभियोग का प्रस्ताव वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उनके द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है इस लगाए गए आरोप की जांच के लिए। इस 3 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं? उसमें होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उनसे जो जस्ट नीचे जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एक होते हैं। दूसरा, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं। और तीसरा, एक वरिष्ठ न्यायविद, प्रेस्टिजियस लीगलिस्ट होते हैं उसमें। मतलब 3 सदस्यीय समिति इस आरोप की जांच करते हैं कि क्या उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं किसी न्यायाधीश के ऊपर, क्या वो सही है या गलत है। अगर वो समिति इस जांच को सही पाती है, इस आरोप को सही पाती है अपने जांच में, तो उनके द्वारा सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति से कि इसको मतलब कि संसद से सिफारिश की जाती है कि उसको हटाया जाए। उस सिफारिश को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है, और उसको जैसा मैंने पहले बताया कि 2/3 बहुमत से एक ही सत्र में दोनों संसद के दोनों सदनों से, दोनों हाउस से उसको पारित करना पड़ता है 2/3 मेजोरिटी के साथ। जब ये पारित हो जाता है महाभियोग का प्रस्ताव, तब राष्ट्रपति के द्वारा आदेश दिया जाता है जजेस को उसके पद से बर्खास्त करने का। अब हम देखते हैं कि जो महाभियोग का प्रस्ताव है पास्ट में कितने न्यायाधीशों पर लगाया गया। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज तक के इतिहास में कभी भी, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, कि किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया गया है। हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया जरूर प्रारंभ की गई है, लेकिन वो जैसा मैंने बताया कि महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ जैसे होता है, उसको महाभियोग का प्रस्ताव पारित करना एक जटिल प्रक्रिया है और एक कई चरणों से होकर के गुजरता है। तो प्रारंभिक चरण में ही महाभियोग का प्रस्ताव खत्म हो गया है, वो फाइनली कभी पारित नहीं हो पाया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है केस वी रामास्वामी का, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे 1991-93 के बीच में, 1991 टू 1993 के बीच में। उनके विरुद्ध लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव तो लाया गया, लेकिन लोकसभा में ये पारित नहीं हो सका, तो महाभियोग का प्रस्ताव खत्म हो गया। एक और मामला 2011 में हाईलाइट हुआ था सौमित्र सेन के विरुद्ध, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। इनके विरुद्ध राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पारित भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में पारित होने से पहले ही इनके द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया, तो ये भी महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। एक तीसरा था मामला 2015 में, जब गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला के विरुद्ध नोटिस लाया गया राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में इस नोटिस को अस्वीकार कर दिया गया, तो एक तरह से ये भी प्रस्ताव खत्म हो गया। एक और मामला था SK गंगेले के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध संसद के द्वारा जांच समिति का भी गठन किया गया, लेकिन जांच समिति के द्वारा आरोप को निराधार पाया गया, तो ये भी मामला खत्म हो गया। एक और मामला था CR नागार्जुन रेड्डी के विरुद्ध, जो कि तेलंगाना हाईकोर्ट के 2017 में न्यायाधीश थे। उनके विरुद्ध भी नोटिस लाया गया संसद में, लेकिन स्वीकार नहीं हुआ। एक और मामला था PD दिनकरन के विरुद्ध, जो कि सिक्किम हाईकोर्ट के 2011 में न्यायाधीश थे। इनके विरुद्ध भी लाया गया प्रस्ताव महाभियोग का, लेकिन पारित होने से पहले इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी न्यायाधीश को अब तक इस प्रक्रिया के विरुद्ध हटाया नहीं किया गया है। और जो जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, इनके विरुद्ध जो मामला अभी लाया गया है महाभियोग का, उस पर नोटिस जब दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष और साथ साथ राज्यसभा के सभापति को, तो उनके द्वारा इस नोटिस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। अगर उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है तब उनके द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। तो ये बातें अभी प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है। तो दोस्तों,
हमने इस वीडियोस में न्यायाधीशों पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट अगेंस्ट जजेस, उनको समझने का प्रयास किया। ये क्यों हाईलाइट है, क्यों महत्वपूर्ण है, उसको हमने समझा। और महाभियोग किसे कहते हैं, संविधान के किस आर्टिकल में व्यवस्था की गई है, उसको भी हमने समझा। आपको आर्टिकल 124 का सेक्शन 4 याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमने बताया कि इसको पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है एक ही सत्र में, ये भी याद रखने की जरूरत है। और जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत हमने बताया कि कैसे कैसे उसका प्रोविजन है उसको हटाने का। आपको पूछ सकता है कि लोकसभा में कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए या राज्यसभा में कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितनी सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है और उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो ये साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि इससे पूर्व कितने न्यायाधीशों को इस प्रक्रिया के तहत हटा दिया गया है, जो कि मैंने बताया कि किसी को अब तक नहीं हटाया गया है। तो ये था न्यायाधीशों पर महाभियोग का पूरा एक समरी। तो उम्मीद करता हूं आपको काफी हेल्पफुल होगा बीपीएससी के प्रीलिम्स में, जो कि 13 सितंबर को निर्धारित है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक, बर्निंग टॉपिक्स के साथ। मैं पहले पॉलिटी का जो पोर्शन है उसको कवर करूंगा, उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो भी करंट अफेयर्स में काफी हाईलाइटेड है उस पर आऊंगा। फिर इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के प्रश्नों को भी सॉल्व करूंगा, और साथ ही साथ जो अवार्ड्स के और जो भी छोटे छोटे ऑपरेशंस चले हैं और वन लाइनर क्वेश्चंस पर भी धीरे धीरे आऊंगा। पहले जो डिटेल में क्वेश्चन जिस पर की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जिस पर क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, पहले मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।